आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, हमेशा ही आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु हम सतत प्रयासरत रहे हैं और उसी का परिणाम रहा है कि आप सभी लोगों को हमेशा सकारात्मक चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए आप सभी लोगों का ये चैनल है, आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। यदि आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे भी चीज़ें, हमारे भी कार्य आसान हो जाएंगे और हम आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास कर सकेंगे। इस समय आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की हमें तत्काल आवश्यकता है। यदि आप सभी लोगों से इतना स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहा तो जाहिर सी बात है वह दिन दूर नहीं जब आपकी सारी समस्याओं का निराकरण यूं चुटकियां बजाते ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम अपडेट है आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के। देखिए, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए जो जानकारियां सामने आ रही हैं, हमने आपसे कहा था कि एक कानूनी संस्था बनेगी ये, और कानूनी संस्था बनने का तात्पर्य यही है कि इसमें बार बार शासनादेश को जारी कराने या मतलब जीओ जारी कराने के संबंध में बार बार सीएम सर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि इस आयोग की इतनी शक्तियाँ दी जाएंगी कि वो भर्तियों से रिलेटेड कोई भी जो है डिसीजन को वो तत्काल वहीं पे ले सकते हैं। शासन को इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्मिक और नियुक्ति विभाग, ठीक है ना, ये मुख्यमंत्री महोदय के पास होने के कारण भर्तियों में लेट लतीफ़ी होती है। बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग में हैं और इस समय तो लगभग सारे स्टेट, है ना, सारे स्टेट आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस समय चुनावी मोड में ही है। जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जहाँ पे लोकसभा चुनाव आप जानते हैं 24 में लोकसभा चुनाव है और काफ़ी सारे राज्य इन सारी चीज़ों की तैयारियों में भी लग गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी एक स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने खाली पद हैं, चाहे वो शिक्षकों के हों, ग्रेड सी या ग्रेड डी के हों, सारे पदों पर भर्तियां की जाएं। इसलिए अब इस परिप्रेक्ष्य में भी कार्य आगे बढ़ाते हुए कल के डेट में आप लोगों को पता था कि हाईकोर्ट ने अपर सचिव महोदय को तलब कर लिया था और सीधी सीधी जो चीज़ें थी, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग में हम सभी लोग उपस्थित थे, हमने स्वयं भी उस हियरिंग को जो है मतलब सुना था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें जो कोर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो जो अपर सचिव महोदय ने इस बात की जानकारी दी, क्योंकि जब उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भैया हमको नहीं पता है कि कब तक आयोग बनेगा और इस बात की हमें जानकारी नहीं है, कोर्ट ने तुरंत कह दिया उनसे कि आप चाहे कॉल करके पूछिए, चाहे कॉन्फ्रेंसिंग करके पूछिए, चाहे किसी से पूछिए, लेकिन हमको स्पष्ट जवाब चाहिए, है ना। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको यहीं से जेल भेज देंगे। तो भैया फ़ोन ऑन करके पता किए और बोले कहे कि मुख्यमंत्री महोदय बैठक करने वाले हैं और जैसी भी चीज़ें होंगी बहुत जल्दी हम अध्यादेश ले आएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अध्यादेश आएगा कब। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस समय विधानसभा का जो सत्र है वो चालू स्थिति में नहीं है, मतलब विधानसभा का कोई सत्र नहीं है, मानसून सत्र ही स्टार्ट होगा। तो मानसून सत्र के पहले पहले अध्यादेश को आना भी ज़रूरी है। तो योगी कैबिनेट के माध्यम से इस अध्यादेश को बहुत जल्दी ही लाया जाएगा, इसकी अधिसूचना जारी होगी और नए आयोग को गठित कर दिया जाएगा। जब मानसून सत्र आएगा तो उस मानसून सत्र में इसको पास करा लिया जाएगा, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की दोनों मतलब निचली सदन और उच्च सदन, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, है ना, इन दोनों में क्या है कि बहुमत है। तो ये प्रक्रिया आराम से आगे बढ़ जाएगी और इसमें जो अमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों पर भी आप सभी लोगों की निगाह होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अधिसूचना जारी हो जाने से या नया आयोग बन जाने से जो परिवर्तनों का सामना आप सभी लोगों को करना पड़ेगा, आप सभी लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुपर टीटी होती है उसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों को बदलाव भी संभव हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो बदलाव होने हैं वो आप लोगों के फेवर में होंगे। काफ़ी सारी नई डिग्रियों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है,
काफ़ी डिग्रियों में आप जैसे योग शिक्षक हैं, है ना, शारीरिक शिक्षक हैं, ठीक है, और कंप्यूटर शिक्षक हैं। इन सभी शिक्षक भर्तियों में आप सभी लोगों को बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है, और इनको बीएड से रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है ना। और रही बात कला के विद्यार्थियों के लिए, तो कला के विद्यार्थियों के लिए भी जो अर्हताएँ तय होनी हैं, उन सारी अर्हताओं के विषय में आप सभी लोगों को 7 जून के पहले पहले सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आज मई का अंतिम दिन है, 31 मई, और देखते ही देखते नए साल का 5 महीना बीत गया, है ना। अब केवल 7 महीने का समय बचा है इस साल में, और अगले साल से तो पूरा माहौल ही चुनावी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें कार्य होना अत्यंत आवश्यक है। और जो हम लोगों को समयावधि मिली है मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने की, हमें नहीं लगता है कि मुलाकात करने की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके पहले ही अधिसूचनाएं जारी हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि विद्यार्थियों के हित में रह कर के कार्य करना और उनके चेहरों पर एक मध्यम मुस्कान देखना, ये दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आप लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। देखिए, इस समय सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी हो जाए। जब तक प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हो जाती है, क्लियर नहीं होता है मामला, तब तक चीज़ें थोड़ी सी आसान नहीं दिखेंगी। सचिव महोदय ने भी कहा था कि हम लोग इस प्रतीक्षा सूची को जारी करने के बाद सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद जैसे ही हम सभी लोगों को समकक्षता और अर्हता के विषय में कोई पत्र प्राप्त होता है, पत्र प्राप्त होने के उपरांत हम लोग 4 बड़े विज्ञापनों को जारी करेंगे, जिसमें आप लोगों का आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी और एलटी ग्रेड, ये 3-4 बड़े विज्ञापन होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी आप लोग अपनी तैयारियों को आरंभ कर दीजिए। यदि आपने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो ये आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत तीव्र गति से ये भर्तियाँ कंप्लीट होती हुई दिखेंगी। समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप इस बात को लेकर के ये भी आपत्ति नहीं करा पाएंगे कि हमें समय चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि जो राज्य सरकारें, ठीक है ना, अपने स्टेट में ही भर्तियां निकालती हैं, और स्टेट में भर्तियां निकालने के बाद वहीं के पब्लिक को, मतलब वहीं के स्टूडेंट को लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ के विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी कर देती हैं। जैसा कि आपने बिहार में देखा होगा, वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक है ना, और जिसका आवेदन होना है 15 जून से, उसमें आपने देखा होगा कि बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है तो कितने लोग बिहार के निवासी हैं, है ना, मतलब बाहरी स्टेट के जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हमें मध्य प्रदेश में मौका मिल सकता है, उत्तर प्रदेश में मौका मिलता ही है, उत्तराखंड में मौका मिल सकता है, अदर स्टेट में भी मिल सकता है, दिल्ली जैसे राज्यों में भी मौका मिलता है, तो क्या बिहार कहीं से अलग से बन के आया है? क्या वो भारत का अंग नहीं है ना? हर प्रकार के विद्यार्थियों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। हमारे यहाँ UP-SSC में PET होती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी विद्यार्थी आकर के यहाँ पे एग्ज़ाम दे देते हैं, है ना। हमारे यहाँ PCS का एग्ज़ाम होता है, हमारे यहाँ सुपर TET होती है, तो अदर स्टेट के विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं। TGT PGT होता है तो भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब अदर स्टेट की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग बैन कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही यूं ही चलती रहीं, और राज्य सरकार ने, चूँकि नीतीश जी इस समय जो है मतलब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे टॉप पे चल रहे हैं समझ रहे हैं ना, तो इसलिए जो है वो सोचते हैं कि हम बिहार की पूरी लोकसभा सीटें जीत करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आसीन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बेतुका निर्णय लिया है कि हम केवल बिहार के विद्यार्थियों को ही जो है इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोर्ट में ये मामला जाना तय है और कोर्ट ही आदेश करेगा इसके संबंध में, क्योंकि ऐसी परिपाटी को आरंभ करना, जाहिर सी बात है, अन्य विद्यार्थियों के लिए जो अदर स्टेट से संबंध रखते हैं, अन्य विद्यार्थियों के लिए अन्य राज्यों के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देगा।
क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी कोई सम्मिलित नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। हमारे यहाँ भी जो भर्तियाँ निकलेंगी उसमें केवल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी लिख दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए, तो हो गया कल्याण। फिर तो ऐसे ही होता रहेगा, है ना। तो अगर हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम भारतवर्ष में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कहीं भी हम जो है संपत्ति या जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं, है ना, तो ये अवसर की समानता का हनन हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अगर ये चीज़ें भारतवर्ष में लागू हो रही हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लागू हो रही हैं तो जाहिर सी बात है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के एलटी ग्रेड को लेकर के। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप लोगों का जून में आ रहा है, ये क्लियर है। दूसरा चीज़ आरओ का विज्ञापन भले ही आप सभी लोगों को कहा जा रहा हो अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, ये जून में ही आपका ये विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो नियुक्ति आदि की प्रक्रिया होनी थी 2021 आरओ की, वो प्रक्रिया फाइल आगे बढ़ा दी गई है और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 20 जून से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 20 जून से इन विद्यार्थियों की नियुक्ति के जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 7 जुलाई तक इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी, ठीक है ना। और लगातार लोक सेवा आयोग इस समय कार्य कर रहा है, कई प्रतीक्षित भर्तियों के परिणाम जारी करके उनके साक्षात्कार आदि के कार्यक्रम भी जारी किए जा रहे हैं, कई के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों पर प्रतीक्षा सूची विद्यार्थी वेट करते हैं कि हमारी प्रतीक्षा सूची आएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग ने क्राइटेरिया फिट कर रखा है। क्राइटेरिया उनका यही होता है कि अगर उस चीज़ का विज्ञापन में उल्लेख भी नहीं होता है तो भी आप ये जान करके चलिए कि जिसमें जीएस का पोर्शन होता है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 45% और रिजर्व कैटेगरियों को 40% नंबर गेन करना पड़ता है। आप भले ही कितना अच्छा ही सब्जेक्ट में अपना परफॉर्मेंस क्यों ना दे दें, लेकिन यदि आप सभी लोगों ने जीएस में मात खा गए हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप कितना भी अच्छा पेपर करके आए हो फिर आपका मेरिट में नाम नहीं होगा। फिर वही चीज़ें होती हैं, विद्यार्थी सोचते हैं अरे यार इतना अच्छा पेपर करने के बाद भी हमारा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपने जीएस में जो है उस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं किया है। कंप्यूटर साइंस की भर्तियों में यही हुआ था, जब एलटी ग्रेड की कंप्यूटर साइंस की भर्तियाँ आई थी, है ना, इतने सारे पद थे, जब विद्यार्थी उस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाए तो सारे पद रिक्त होकर के वो नए विज्ञापन में चले गए। अब विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रतीक्षा सूची आएगी। जी नहीं, कंप्यूटर साइंस की कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी। अगर कोई विद्यार्थी इस बारे में सोच रहा है तो वो इस भ्रम से निकल जाए, प्रतीक्षा सूची कंप्यूटर साइंस की नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 4163 पदों का जारी हुआ था, ठीक है ना, और बाद में थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ तो 4267 पद हो गए, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके आवेदन होने में लगभग 13 से 14 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया। 14 लाख विद्यार्थियों में से मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पदों की संख्या शून्य थी या मतलब बहुत कम पद थे, है ना। मतलब अन्य वर्गों की मैं बात कर रहा हूँ। शून्य की का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लें कि उसमें अगर शून्य है तो आवेदन कहाँ से होंगे, मतलब मैं वर्गों की बात कर रहा हूँ, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, है ना। क्या इनके अधियाचन नहीं प्राप्त हुए थे? जी नहीं, अधियाचन प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये आनन फानन में जारी किया गया विज्ञापन था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये विज्ञापन जारी होने के बाद जब आवेदन स्टार्ट हुए और आवेदन हुए तो इसमें पदों की बढ़ोतरी को लेकर के भी शासन प्रशासन से मांग की गई थी और उच्चाधिकारियों ने इस बारे में आश्वासन भी दिया था कि इसमें पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय भी इससे सहमत है और आप लोगों को 5200 पदों का बेनिफिट इसमें देखने के लिए मिलेगा। अगर 5200 पद आपके टीजीटी में और 815 पद आपके प्रवक्ता में बढ़ जाते हैं तो भी आप लोगों की अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कम से कम आप सभी लोगों को लगभग 9,500 10,000 के एवब ये पद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो इतनी भी बड़ी वैकेंसी 2022 की कम नहीं होती है। विद्यार्थियों का चयन इतने पे सुगमता पूर्वक हो सकता है और विद्यार्थी बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो जाहिर सी बात है पदों की संख्या बढ़ रही है तो आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या था कि जब विज्ञान वर्ग में आप लोगों ने देखा होगा कि जीव विज्ञान की सीटों को अलग नहीं किया गया था, है ना। बाद में उस चीज़ को भी सुधारा गया कि चलो भाई जीव विज्ञान की सीटों को अलग कर दिया जाए। तो जीव विज्ञान में भी सीटें बढ़ रही हैं, आपके कॉमर्स में भी सीटें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी विषय आपके हैं, चाहे वो प्रवक्ता के रहे हों, चाहे वो आपके टीजीटी के रहे हों, सभी विषयों में पदों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए
आप सभी लोग निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रही बात एग्जाम आज की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जून में आप सभी लोगों के नए शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के बाद इस परीक्षा को हर हाल में हर कीमत पर 35 दिन के भीतर करा लिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारियों को स्टार्ट कर दीजिए। और यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है 72,825 को लेकर के। 72,825 के संबंध में जो सचिव महोदय को जो ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने शासन प्रशासन से बात की, इस संबंध में भी कुछ रास्ते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी पहली याचिका हाईकोर्ट में बहुत जल्दी ही फाइल होने चल रही है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, और जब 69,000 शिक्षक भर्ती की आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि प्रमुख सचिव ने बयान दिया था कि हम रिविजिट सूची जारी करेंगे ना, इसमें किसी विद्यार्थी को हम बाहर नहीं करेंगे। बाहर नहीं करेंगे कि इसका क्या मतलब है? बाहर तो होना ही है। क्यों? अगर बाहर नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो जो 6800 वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, और जो आपके 1 नंबर कॉमन पाए हुए विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? उनको तो अंदर करना ही पड़ेगा। अगर अंदर आपने किया तो जाहिर सी बात है कि मेरिट में तब्दीलियाँ होनी तय हैं और बहुत सारे विद्यार्थी बाहर होंगे। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी लगा ये बयान, लेकिन कोई नहीं। आप लोगों को मैं बता दूं कि उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि डिवीज़न सिंगल बेंच के ऑर्डर का हम पूरी तरीके से अक्षरशः पालन करने चल रहे हैं और ये सूची हम जारी कर देंगे। और उसके बाद जब डिवीज़न बेंच का कोई फैसला आता है, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ठीक है ना? तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के तैयारियां अपनी करते रहिए। और यदि आप लोग हमारी याचिकाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि अधिकतम एज रिलैक्सेशन कितने वर्षों का प्राप्त हो सकता है आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग की भर्तियों में। देखिए, लोक सेवा आयोग ने अपनी जिन जिन नियमावलियों पर कार्य किया है और जिन जिन नियमावलियों को संशोधन हेतु विचार किया है और उसका प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी डिसीजन वहां पे लोक सेवा आयोग के स्तर पर संशोधन आदि के मामले में नहीं लिया जाता है, बल्कि इस पर शासन स्तर पर विचार होता है। और शासन स्तर पे मैं आप लोगों को बता दूं, कार्मिक विभाग से लेकर के मुख्यमंत्री महोदय तक के संज्ञान में ये बातें हैं कि विद्यार्थियों की मांग है कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए, चाहे वो आपके एसआई की भर्ती हो, चाहे वो आपकी यूपीपीएससी की भर्ती हो या आपके यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो। ठीक है ना? इसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो सवाल रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सारे सवाल एक जगह घर कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, है ना? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एज रिलैक्सेशन का जो नियम बनाया जाएगा, ठीक है ना, वो सभी वर्गों के लिए लाभप्रद होगा और हमारे उन सीनियर भाई बहनों को एक अतिरिक्त अवसर के रूप में सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षा भर्ती का जो आपका आदेश है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, वो आदेश आप सभी लोगों को जून में भी देखने के लिए मिल सकता है और ये ऑर्डर आप सभी लोगों का कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन जो राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा भर्तियों के विज्ञापन को जारी कर रही हैं, उसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग इतना थोड़ा सा समझ ही सकते हैं कि बीएड के विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि केंद्र सरकार का एक कानून लागू होने के बाद, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में क्या लागू है, टीईटी लागू है ना? अगर आप प्राथमिक और अपर प्राइमरी में भर्ती होना चाहते हैं शिक्षक के तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि आपको टीईटी पास करनी होती है। ये किसका कानून है? ये केंद्र सरकार का कानून है। आरटीई एक्ट किसने बनाया था? केंद्र सरकार ने बनाया था। अब राज्य सरकारों को भी ये थोड़ी सी शक्तियाँ दी जाएंगी, क्योंकि शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकारों को भी ये सहमति दी जाएगी कि भैया क्या होता है कि 55 और 45, है ना, इसी की रेशियो में वेतन मिलता है अध्यापकों को। 55 पैसा अगर केंद्र सरकार देती है, 45 पैसा गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो उनको भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए जो अर्हताएँ तय होंगी वो राज्य सरकार के स्तरों पर तय होंगी। यही फैसला आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। उस फैसले में इस चीज़ का प्रोविज़न किया जा सकता है। इसलिए
आप सभी लोगों को नकारात्मक सोच से बाहर निकल करके तैयारी करने की प्रबल आवश्यकता है। तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। UGAT की मतलब स्नातक स्तर की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनके एंट्रेंस आदि स्टार्ट हो चुके हैं और LLB वगैरह के भी हैं, है ना। तो आप सभी लोग, अगर कोई आपके घर का भाई बंधु, आपका भतीजा, है ना, कोई भी अगर अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है उसको अपने ज्ञान से थोड़ा संतुष्ट करिए। और जो पहली बार परीक्षा फेस करते हैं प्रवेश परीक्षाओं को, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों में बहुत भय होता है, तो उनके भय को दूर करने का प्रयत्न करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यूँ ही अपना आशीर्वाद और स्नेह बनाए रखिए। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अधिक से अधिक संख्या में हमारी याचिका से आप सभी लोग जुड़िए। आप लोगों को 72,825 में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।